हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा भर्ती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आप डेली क्लासेस शाम को 8 बजे आ जाती है, जिसमें अभी बिहार जीके स्पेशल, सीटेट, यूपी टेट, स्वीट और सुपर टेट सभी की क्लासेस हमारे चैनल पर आ रही हैं। आप जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्कल में हैं, जो भी हैं कि बिहार के साथ सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो और बिहार का भी फॉर्म डाल रखा है, तो वो आप बिहार जी के स्पेशल पढ़ सकते हैं। साथ में उसमें मैं उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। अपनी तैयारी दोनों की करते रहिए, सीटेट की भी बिहार की भी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। हम लोग जो सीडीपी की सीरीज चल रही थी उसमें अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है वो है मेरा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डेवलपमेंट होता है वो सतत होता है। सतत का मतलब क्या है, आपने देखा होगा विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कोई इसका एक ये नहीं होता है कि ये इतने टाइम पर हो जाएगी। जो डेवलपमेंट होता है वो बराबर चलता रहता है। हमने क्या बताया था, बूम टू टूम होता है डेवलपमेंट, ठीक है। और जो विकास हमारी ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो बूम टू टूम होता है। इसको आपको याद रखना है। तो सतत क्या है, सतत एक ऐसी अवस्था है जो लगातार चलती रहती है। तो इसी को सतत कहते हैं। क्रमिक क्या है, एक क्रम में चलती है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता, फिर वो चलना सीखता है। तो क्या बच्चे एक क्रम में चल रहा होता है। तो आपको इसको याद रखना है। क्या सार्वभौमिक यूनिवर्सल डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो अब क्या सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट कैसे है, जब एक बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा, अगर हम उसे कोई चीज़, मतलब जैसे मान लो एक बॉल हम उसे दे रहे पकड़ने के लिए, तो वो पूरे अपने हाथों का यूज करता है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा एक बड़ा हो जाता है तो वो कैच भी कर लेता है उस बॉल को। लेकिन जब वो छोटा होता है तो क्या होता है, वो पूरा मतलब दोनों हाथों से पकड़ेगा एक छोटी सी बॉल को। तो याद रखना, पेन पकड़ेगा तो वो पूरा पूरा हाथ यूज करेगा, फिर उंगलियों से भी पकड़ने लगते हैं। तो क्या है, जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। अब क्या है, पूर्वानुमान होता है। पूर्वानुमान का मतलब इधर क्या है कि एक हमारे यहाँ कहावत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो इसका क्या है कि लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये बच्चा कैसा निकलेगा। कुछ बच्चे होते हैं डांस में बचपन से ही अच्छे होते हैं, कुछ गाना अच्छा गा लेते हैं, कुछ पढ़ने भी अच्छे होते हैं। तो उसका एक पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि ये बच्चा बड़े हो गए ऐसा बन सकता है। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट का हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा। अब क्या है, डेवलपमेंट हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। तो क्या है, देखो जो विकास है उस पर वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। किसी एक का नहीं हम मान सकते कि बच्चा सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ेगा कि उसकी भी उसकी आनुवंशिकता, नहीं, दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक गुणात्मक है, ये समझ लीजिए। इसमें हमारे बच्चे के विकास में दोनों चीज़ें बराबर की हकदार होती हैं, आनुवंशिकता भी और वातावरण भी। ये दोनों मिलकर एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से करते हैं। अगर बच्चे के पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, आनुवंशिक है, लेकिन उसे उस टाइप का माहौल ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या डेवलप करेगा अपने आप को। हाँ, कुछ रेयर केस हो जाते हैं कि बच्चा डेवलप कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर पाता। या बच्चे को वातावरण अच्छा मिल रहा है, लेकिन बच्चा वो आनुवंशिक रूप में, मतलब फैमिली में उसमें कोई है ही नहीं कि पढ़ने में ले रहा, उसे करे कुछ भी करो। तो क्या बच्चा वो ऐसे डेवलप नहीं हो पाता। अगर बच्चा कोई डेवलप होता है तो उस पर क्या होता है ना, एक वातावरण का और आनुवंशिकता का दोनों का बराबर के हकदार होते हैं, तब एक बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाता है। अब क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। पीसीएसई एक ऐसी, मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये सब जब मिल जाते हैं तब एक इंसान का, एक मनुष्य का, एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। तो इसको याद रखना, सभी जितने भी हमारे टाइप होते हैं। फिजिकल मैंने क्या होता है, तो शारीरिक रूप से बढ़ रहा है। कॉग्निटिव क्या है, संज्ञान से। सोशल क्या है, वातावरण माहौल से हमारे जो होता है। इमोशन क्या है, इंसान की फीलिंग से। तो अगर इंसान इन सब से हो गया तो वो एक डेवलपमेंट, उसका विकास हो चुका है। अगर बच्चा, एक इंसान इन चारों चीज़ों से अगर अच्छे से डेवलप हो रहा है तो वो उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। अब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन में, ये मान लीजिए इससे एक क्वेश्चन बनना है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, डेवलपमेंट से भी बनता है, लेकिन डायरेक्शन से ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो दो प्रकार की है।
सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल को हम लोग कहते हैं शिरोधपरोन्मुखी और प्रॉक्सिमोडिस्टल को कहते हैं समीपस्थ दूरस्थ विकास। अब ये शिरोधपरोन्मुखी क्या है, देखो इस एक चीज़ आप देखना पहले, क्या सिर, शिरोध का सिर से, परोन मतलब पैर, तो जो भी बच्चे का विकास होगा सिर से पैर की ओर होगा। इसका अगर आप शब्द होता है, किसी शब्द को अगर आप तोड़ोगे तो उसके अंदर का आप समझ सकते कि ये शब्द बोलना क्या चाह रहा है। तो क्या होता है, जो मतलब क्या होता है, देखो जब हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सर का विकास होता है, उसके बाद हम लोग होता है, सबसे पहले इंसान गर्दन को अपनी संभालना सीखता है। देखा होगा बच्चा, आपने के घर में बच्चे होंगे, आपने देखा होगा बच्चा सबसे पहले अपनी गर्दन को संभालता है, ठीक है, सर को संभालना सीखता, उसके बाद वो बैठना सीखता, फिर चलना सीखता, और फिर धीरे धीरे वो पहले लड़खड़ा के चलेगा, फिर वो नॉर्मल वे पे चलने लगता है। तो क्या है, बच्चे ने सबसे पहले अपने सर को संभाला है, उसके बाद अपनी धीरे धीरे अपने पूरे अंगों को संभाला, लेकिन सबसे पहले क्या संभाला, सर को। तो सिफेलोकॉर्डल यही होता है, इसका जो विकास, सिफेलोकॉर्डल का मतलब है सिर से पैर की ओर विकास होता है, जैसे हम सिफेलोकॉर्डल कहते हैं। अब सिफेलोकॉर्डल क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आएगा पेपर में कि कौन से बच्चे का विकास सर से पैर की ओर है, ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में किसके अंतर्गत आएगा, शिरोधपरोन्मुखी के अंदर आएगा कि समीपस्थ दूरस्थ विकास। ये दो क्वेश्चन, दो और कुछ ऐसी घुमा के दे देंगे जिससे आप कंफ्यूजन में आ जाए। तो आपको याद रखना, अगर बच्चे का विकास सर से पैर की ओर बताया जा रहा होता है तो वो सिफेलोकॉर्डल आप इंग्लिश में भी याद रखना, क्योंकि क्या होता है ना, पेपर में कभी कभार क्या होता है, वो सिफेलोकॉर्डल को हिंदी में सिफेलोकॉर्डल लिख देते हैं और हम लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हमने पढ़ा शिरोधपरोन्मुखी, उधर लिखा सिफेलोकॉर्डल, तो वहीं पे हमारी नैया टूट गई। तो आपको याद रखना सिफेलोकॉर्डल क्या है, सर से पैर की ओर जिसका विकास हो गया, ये सर है, ये पैर है, सर से पैर की ओर विकास हो रहा है, ये सिफेलोकॉर्डल है। इसी के साथ आपको याद रखना और इसी के साथ ही क्वेश्चन बनेगा। अब ये मान लो आप पेपर देने जाओगे, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, दो भी आ सकते हैं, लेकिन एक तो ये मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन बस इसी से पूछ देते हैं कि बच्चे का विकास ऐसे हो रहा है, वो कौन से डायरेक्शन में किसके अंतर्गत आएगा। तो आपको याद रखना सिफेलोकॉर्डल। अब क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब क्या देखो, समीप और दूरस्थ, ऐसा कुछ समझ में आया। अब क्या होगा, जो विकास होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा, सेंटर टू पेरीफेरी। तो इसमें क्या होता है, जब जैसे एक इंसान होता है, मनुष्य है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे अपने हाथ बॉडी को संभालता है। सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चा बैठना सीख गया, ठीक है, अब वो क्या होगा, अपने आर्म्स को कम संभालेगा, धीरे धीरे अपनी उंगलियों को संभाल लेगा। तो क्या वो धीरे धीरे संभाला, ये तो यानी एकदम से वो उंगलियां सही से चलाने लगेगा, एकदम से हाथ सही से चलाने लगा, पैर की उंगलियां सही से चलाने का नहीं। वो क्या करता है ना, बच्चा पहले बैठना सीखा, उसने अपने शरीर को, जो केंद्र का शरीर था उससे संभाला, उसके बाद उसने बाहर के अंग को संभाला, जैसे कि हाथ को संभाला, धीरे धीरे वो उंगलियां भी संभालने लगा। तो क्या यही है प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब क्वेश्चन में कैसे बन सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है कि एक बच्चा है जो अपने पहले पूरे अंग को ना संभाल के, पहले केंद्र को संभाल रहा है, फिर बीच की जो बॉडी होती है, मतलब आर्म्स को संभाला, उसके बाद उंगली को संभाला है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसका भी आपको इंग्लिश नाम याद रखना, प्रॉक्सिमोडिस्टल। आई होप मैंने आपको जिस भी आसान भाषा में समझाया, डायरेक्शन को आप समझे होंगे। अगर आप डायरेक्शन को समझे तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो इसी के साथ आपको याद रखना, सिफेलोकॉर्डल का शिरोधपरोन्मुखी, प्रॉक्सिमोडिस्टल का समीपस्थ दूरस्थ विकास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जन्म के समय बच्चों का शरीर का 1/4 मतलब 25% होता है। जो बच्चे का एक पूरा शरीर होता है उसका 1/4 भाग उसके सिर का होता है, इसलिए क्या होता है, सिर का वजन बच्चे की पूरी बॉडी से सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको याद रखना, कितना होता है, 25%, जिसे आप याद रखना यही होता है। अब इसमें कि आपको आई होप समझ होगी, पहले देखो इसका सिर का विकास हुआ, फिर इसने अपने पूरे अंग को संभाला। जब इसने ये इससे संभालना सीख लिया ना, तो फिर इसने धीरे धीरे अपने हाथ को संभाला, उंगलियां संभाली, इसने अपना हाथ संभाला, उंगलियां संभाली। तो इसी के साथ इसने बहुत बेहुदा लग रहा है ये, लेकिन कोई नहीं, हम समझा रहे हैं, मेरी फीलिंग को समझिए, आप समझ रहे हो मेरी उसकी फीलिंग को समझिए। तो अच्छा ये बताइए, आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, जुड़वा लोग एक ही लिंग किया तो उनकी आनुवांशिकता कितने % समान होगी, और अलग अलग लिंग किया तो उनकी आनुवांशिकता कितने % समान होगी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर एकदम सही बता पाता है। जो इसका आंसर सही बताएगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस इंसान ने इसका आंसर सही बताया है।
अब हमारा जो अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजाति समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए तो एक बंदर एक जैसे नहीं देखते हैं, इसमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं बस ही पाई जाती हैं। अब आप बताइए, आपके माँ बाप एक हैं, ठीक है, आप अगर दो भाई बहन हो तो क्या दोनों एक समान दिखते हो? नहीं दिखते ना। जब भी हो माँ बाप तो सभी के सेम है ना, लेकिन उसके बाद भी हम भाई बहन सेम नहीं है। अगर जुड़वा भी होंगे ना तो उनकी कुछ ना कुछ हरकत सेम नहीं होगी, ये मान लीजिए। तो क्या है, यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर इंसान, हर जितने भी इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आप कह रहे हो कि बंदर तो सभी एक जैसे दिखते हैं। आप ध्यान से देखना बंदर, फिर पता चलेगा मैम ने सही पढ़ाया था, दो बंदर एक जैसे नहीं होते। बस उन्हें पास से मत देखना, दूर से ही देखना जाके। बंदर आपको बोला मैम ने बोला था, देख लिया, बंदर ने मुझे काट लिया। तो आपको याद रखना है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो प्रत्येक प्रजाति में पाई जाती है, हर एक प्रजाति में पाई जाती है। और हर एक इंसान के अंदर अलग अलग दिखेगा, जो चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो या जानवर का, वो सभी कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या होता है? तो बुद्धि, अधिक क्षमता, रुचि, व्यक्तिगत या मूल। तो क्या है, हर एक मनुष्य होता है, जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे मेरे दो भाई बहन हैं, तुम क्या मेरे दो भाई बहन एक सेम है? नहीं है, मैं अलग थी, वो अलग है। अब तो देखा होगा, मम्मी पापा टीचर हैं, एक भाई टीचर है तो शायद एक इंजीनियर बन गया हो। तो क्या है, वो अलग अलग है। हर इंसान की व्यक्तिगत विभिन्नता है, हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग है। तो यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब क्या है, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षा के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। अब आप ये सोच रहे होगा, सीटेट का एग्जाम दे रहे, व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों पढ़ाई जा रही है? व्यक्तिगत विभिन्नता इसलिए पढ़ाई जा रही है कि पेपर जब हम लिखें तो हम लोग स्कूल में पढ़ाने जाएं, हम एक शिक्षक बने, तो ऐसा नहीं है हम हर एक बच्चे को एक ही साथ आंकने लगे। नहीं, कुछ बच्चों की समझने की क्षमता अलग होती है, कुछ बच्चों की अलग होती है। कोई एक बार में समझ लेता, कोई 4 बार में नहीं समझता। तो क्या हमें हर बच्चे को एक ही समान नहीं समझाना, हर बच्चे को अलग अलग समझाना, जिससे हर बच्चा अलग अलग समझे और अलग अलग अपने हर हमारा जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो बच्चा अच्छे समझ सके। अब क्या, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचर टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, एक समान नहीं पढ़ाना। मान लीजिए कोई बच्चा एक बार में समझ जाता, लेकिन कोई बच्चा होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या उन्हें 2 बार में समझाओ, उन्हें दूसरी टीचर टेक्निक का इस्तेमाल करो। हमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षा सूत्र क्यों पढ़ाए जाते हैं? कि हर बच्चे को हम अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड में से समझा सकें और बच्चा हमारी बात को समझ सके। अब क्या है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अपनी अलग अभिरुचि होती है। मैंने आपको क्या बताया, हर बच्चे की एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, आपको इसके हिसाब से पढ़ाना है बच्चों को। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचर टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान करें और ज्ञान का साझा करें। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, एक बच्चा है जो एक बार में समझ जाता है, लेकिन एक बच्चा जो नहीं समझ पा रहा है उस बात को। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। बच्चा नहीं समझ पा रहा, उसको समझने की क्षमता अलग है, उसके दूसरे की समझने की क्षमता अलग है। तो टीचर का यही काम है कि हर बच्चे को एक समान ना समझे। मतलब वैसे जात पात में एक समान समझे, जात पात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर समझाने के लिए, पढ़ाने के मेथड के बारे में है तो एक समान नहीं समझाना चाहिए। वैसे सारे बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन पढ़ाने के मेथड में कुछ बच्चों को नहीं आ रहा तो उन्हें दोबारा समझाएंगे। ये नहीं कि एक ही समान सबको हाँकने लगे कि हाँ यही पढ़ना है, मुझे यही हिसाब से पढ़ाना। तो आपको इसका बात का याद रखना है। पेपर में ऐसी क्वेश्चन बनेंगे, पेपर में ऐसे ही आएंगे कि एक बच्चा नहीं समझ रहा, दूसरा समझ रहा है। या तो आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म स्कूल के लिए होती है, लेकिन टीचर टेक्निक के लिए नहीं होती कि टीचर को भी एक ही टेक्निक से पढ़ाना। इसको आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म स्कूल में इसलिए होती है कि सब बच्चे एक समान दिखें, यूनिफॉर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर भी एक समान ही पढ़ाए, नहीं, एक समान सबको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन अगर एक इनसे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसे दोबारा भी समझाएं। यही है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसी वजह से हम लोग को सीटेट के एग्जाम में या टीचर एग्जाम में ये पढ़ाया जाता है कि हम लोग बच्चों के बारे में समझें। अब क्या है, शिक्षा के लिए क्या है, विभेदी अनुभव। विभेदी अनुभव का मतलब क्या है? विभेदी का मतलब इधर है कि अगर बच्चे को एक ग्रुप बनाया जाए, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट दिया बच्चों को करने के लिए, अब हमने एक समान बच्चे रख दिए, एक ही बुद्धि लब्धि वाले।
अब उन्हें नहीं आ रहा है तो क्या है, कुछ है उन्हें बिल्कुल नहीं आता, किसी को आता है तो क्या है, हम उन बच्चों को मिक्स करेंगे, विभेदी अनुभव के द्वारा उनके ग्रुप बनाएंगे, जिससे बच्चे एक दूसरे से कुछ नया सीखें और अच्छे से वो अपनी चीज़ को कर सके, क्योंकि बच्चे बच्चे से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने काम को करते हैं। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन के द्वारा प्रयोग होना चाहिए। विभेदी होगा, इधर ये गलत लिख गया है तो इसको याद रखना। विभेदी अनुदेशन के द्वारा ग्रुप बनाए जाएंगे। ये शिक्षक का कार्य है कि बच्चे जो सेम एबिलिटी वाले एक ग्रुप में ना रखें, अलग अलग एबिलिटी वाले ग्रुप बनाएं, जिससे बच्चे अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकें। अब क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता ही। अब ये क्या होती है, आनुवांशिक भी होती है और अर्जित भी होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्या है, आनुवांशिक, इंटर और अर्जित, ये दो हैं। अब जो आनुवांशिक होता है ये फिजिकल और मेंटल दोनों होता है, और टेम्परामेंटल होता है। जो अर्जित होती है वो सोशल, कल्चरल, इमोशनल और एजुकेशनल दोनों से होता है। तो आपको याद रखना, जो आनुवांशिक होते हैं वो फिजिकली और मेंटल होते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। मान लीजिए एक कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं, और कुछ शायद नहीं हो पाते हैं इतने मैच्योर, मतलब ये नहीं कि वो पागल होते, लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आ पाती। तो क्या ये आनुवांशिक भी होती है। और अर्जित की क्या होती है, सोशल, जो हमने अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे हमने अर्जित की, अपने कल्चर से की है। एजुकेशनल, अब मान लीजिए किसी कल्चर अलग है, हिंदू मुस्लिम है तो उनका कल्चर अलग अलग है, तो उनके व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनकी अलग अलग होंगी ना। वो तो क्या सोशल, अब वो अलग अलग उसमें रह रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो उनका वो सोशल जो होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा वो भी तो अलग अलग होगा। एजुकेशनल, काफ़ी लोग होते हैं हिंदी मीडियम में गए या कोई इंग्लिश मीडियम में गए, तो क्या उनके हिंदी और इंग्लिश मीडियम से भी उनका व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग हो सकती हैं। इमोशनल तौर पे होगी, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, और कुछ होते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी सी बात पे भी लोग आते हैं। तो क्या ये एक व्यक्तिगत विभिन्नता है जिसके बारे में हमें समझना है कि बच्चा किस रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अब क्या है, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब ये मोटिवेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक क्या होता है, अंतर आत्मा से, जो बाह्य होता है लोभ की दृष्टि से। आंतरिक मोटिवेशन का क्या होगा कि एक इंसान कुछ काम को करने के लिए एक मतलब अपने ही अंदर एक है कि हमें करना है, उसे कुछ पैसे वैसे का लालच नहीं है, बाद में भले ही आ जाता है लेकिन नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा आंतरिक मोटिवेशन है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो क्या है अब यही, लेकिन क्या है आप पढ़ रहे हो कि आप इसलिए पढ़ रहे हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ, तो ये हो गया बाह्य मोटिवेशन, जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उसमें कुछ लालच नहीं होता, मैं भी पढ़ा रही हूँ, शायद आज मुझे नहीं है, आगे चल के लालच हो जाए, ये नहीं बोल सकते। कुछ होता है अंतर आत्मा से पढ़ाते हैं, वो इंटरनल होता है। इंटरनल है कि मैं एक टीचर बनूंगी, ये मेरा इंटरनल मोटिवेशन है। किसी का नहीं होता कि कुछ होते हैं कि मुझे टीचर बनना है, चाहे जैसे भी बनना है। अब उनके अंदर मोटिवेशन है कुछ भी करने का, कुछ भी करने का जज्बा है, तो वो क्या इंटरनल मोटिवेशन है। कुछ होते हैं जिन्हें घर वालों ने ढकेला, भाई कर लो बीटीसी कर लो, कुछ नंबर आ जाएंगे, उसके बाद उनके आया घर वालों ने बताया नौकरी लग जाएगी, 50,000 कमाने लगूंगी, तो वो आए कि हाँ 50,000 कमाएंगे, तो वो कर रहे हैं। तो क्या वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन जो कुछ है कि मुझे हाँ कुछ करना है अपनी लाइफ में करना है, वो है इंटरनल मोटिवेशन। अब क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक V.F. स्किनर का अभिप्रेरणा के संबंध में माना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है, जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। अब देखो जो बाहर मोटिवेशन होता है, काफ़ी लोग, अब देखो 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, जो इंटरनल मोटिवेशन होंगी वो आज भी कर रही होंगी, तैयारी अपनी कर रही होंगी, नहीं एक दिन आएगी और मैं एक सरकारी टीचर बनूंगी। क्या है उनके अंदर इंटरनल है कि मुझे सरकारी शिक्षक बनना ही है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जिसके अंदर था कि हाँ 50,000 कमाएंगे, अब नहीं आई 5 साल से वैकेंसी, अब वो बैठे हैं कि नहीं अब क्या नहीं आ रही, चलो प्राइवेट ही कर दे। तो क्या उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था, उन्हें पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, यार 10,000 में ही अपने खुद से, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब था। तो यही है इंटरनल और एक्सटर्नल। मेरी बात का बुरा नहीं माना, मैंने आपको एक समझाया है कि क्या मोटिवेशन होता है। अगर बच्चों के में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखो आंतरिक अभिप्रेरणा को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो इंसान को हमेशा एक रखता है, उसकी मतलब उसके अंदर रहता है कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, ये इंटरनल मोटिवेशन है उसके। और V.F. स्किनर का भी कहना है कि जितना अच्छा मोटिवेशन होगा सक्सेस रेट भी उतनी अच्छी होगी। तो यही है इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे।
मैं किसी के बारे में नहीं बोली थी, लेकिन मैं एक समझाने के मतलब से बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड जो है तैयारी कर रहा है CTET की और वो चाहता है मुझे फ्री में तैयारी करने को मिल जाए, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसे बताना टीचिंग विद वानी पे फ्री क्लासेस चल रही हैं। मैं कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, डेली शाम को 8 बजे क्लासेस आ जाती हैं और अपनी क्लासेस को पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।